दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि वर्ल्ड वॉर टू ने किस तरीके से इम्पैक्ट किया इंडिया की हिस्ट्री को। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ इंडियन हिस्ट्री के अंदर। 1945 में द ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जनरल इलेक्शंस होते हैं। सबको यही लग रहा था कि एक बार फिर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ये इलेक्शन जीतकर इंडिया में अपने इंपीरियलिज्म के सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन इन इलेक्शंस के अंदर लेबर पार्टी एक मैसिव और अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री जीतती है। क्लेमेंट एटली 47.7% वोट्स हासिल करता है अगेंस्ट ओनली 36.2% वोट्स ऑफ विल्सन चर्चिल ऑफ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। लेबर पार्टी इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट के सख्त खिलाफ है, लिहाजा वो इंडिया को जल्द से जल्द इंडिपेंडेंस देके अपने विड्रॉल की तैयारी करना चाहती थी। यही तो मकसद था कांग्रेस और गांधी का भी। ये लोग भी जल्द से जल्द ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते थे। यानी लेबर पार्टी का जीत जाना कांग्रेस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग का मेन एम था सेपरेट होमलैंड हासिल करना। लेकिन अगर ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे और गवर्नमेंट हिंदूज के हाथ में आ जाएगी तो कांग्रेस कभी भी इंडिया का डिवीजन होने नहीं देंगे। यानी लेबर पार्टी का जीतना मुस्लिम लीग के लिए खासा नुकसानदेह साबित होने वाला था। 1945 में लेबर पार्टी वाइसरॉय लॉर्ड बेबल की लीडरशिप में शिमला कॉन्फ्रेंस होल्ड करवाती है, जिसमें लॉर्ड बेबल मेजर दो टर्म्स प्रपोज करते हैं। पहला कि इंडिया के अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी जिसके पास इख्तियारात होंगे टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन इंडिया आफ्टर ब्रिटिश अरेंज देयर विड्रॉवल। इस चीज से तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही मुत्तफिक थे, लेकिन जो स्टिकिंग पॉइंट था इस कॉन्फ्रेंस का वो था मेथड ऑफ सिलेक्शन। लॉर्ड बेबल ने प्रपोज किया कि काउंसिल्स के अंदर हिंदूज और मुसलमानों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। सुनने में तो ये बहुत ही फेयर लगता है, लेकिन मसला क्रिएट हुआ तब जब गांधी ने इस बात को हाईलाइट किया कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ हिंदूज नहीं बल्कि मौलाना अबुल कलाम जैसे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। यानी कांग्रेस हिंदूज के साथ साथ मुसलमान सीट्स के ऊपर भी क्लेम रख रही थी। जिन्हों ने इस बात को हाईलाइट किया कि क्योंकि शुरू से ही मुस्लिम लीग सोल रिप्रेजेंटेटिव रही है मुस्लिम की, लिहाजा कांग्रेस के पास कोई हक नहीं होना चाहिए ओवर मुस्लिम सीट्स। लेकिन गांधी इस बात से अग्रीड नहीं था। दूसरा मसला जो जिन्ना ने हाईलाइट किया वो ये था कि क्योंकि हिंदूज और मुसलमानों के दरमियान ही सीट्स को डिवाइड किया गया तो सिख और दूसरे स्केड्यूल्ड क्लासेस मजबूरन कांग्रेस को ही वोट देने वाले थे। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम की परमानेंट माइनॉरिटी हो सकती है इन काउंसिल्स के अंदर। इस चीज से भी जिन्ना अग्रीड नहीं थे। जिन्ना मुसलमानों के इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और इसका कोई और सोल्यूशन भी नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गया विदाउट अचीविंग एनीथिंग। 1945 और 1946 के दरमियान लेबर पार्टी इंडिया के अंदर प्रोविंशियल इलेक्शंस होल्ड करती है। प्रोविंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट इस बात का सबूत थे कि कम्युनल डिवीजन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था इंडिया के अंदर और तमाम मुस्लिम स्टेट्स मुसलमानों को सपोर्ट करने को तैयार थे, जो कि सेपरेट होमलैंड के एजेंडा के बिहाफ पर इलेक्शंस लड़ रहे थे। जबकि जितने भी नॉन मुस्लिम स्टेट थे वो कांग्रेस को बैकअप कर रहे थे, जिसका एम था ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस हासिल करना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो मुस्लिम लीग ने 30 में से 30 मुस्लिम सीट्स हासिल की। 495 में से 446 मुस्लिम्स की सीट्स जो रिजर्व थी जीत के मुस्लिम्स के सोल रिप्रेजेंटेटिव होने का सबूत दिया। बंगाल और सिंध के अंदर भी मुस्लिम लीग ने ही कंट्रोल हासिल किया और पंजाब में भी यही लार्जेस्ट पार्टी साबित हुई। जबकि बाकी 8 स्टेट के अंदर
कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई और दोनों ही पार्टीज ने इक्वली गुड परफॉर्म किया इन इलेक्शंस के अंदर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1937 के मुकाबले में 1945 के इलेक्शंस के रिजल्ट इतने बेहतर क्यों साबित हुए मुस्लिम लीग के लिए।